हमने मीटिंग ऑफ कर दी थी। चलिए शुरू करते हैं। ओके एक बार आ जाइएगा, मान लीजिए बच्चों तक आवाज़ नहीं जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, हाँ आरबीडी पढ़ रहे थे हम लोग। आरबीडी, अब आरबीडी में हम लोगों ने पिछले क्लास में टॉर्क पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा अब देखो बच्चों, मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी भी चीज़ का सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज की पूरी क्लास फिर टॉर्क पे जाने वाली है। टॉर्क के बारे में समझेंगे, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे, फिर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में समझेंगे कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कैसे वो साइकिल को बेंड करता है ताकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बना रहे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बना रहे। ऐसा ना हो कि हीरो बनने के चक्कर में उसने गाड़ी अपनी टिल्ट तो कर दी, ऐसा ना हो कि गाड़ी फिर ढिल मिलाना शुरू कर दे। क्योंकि आपने देखा ऐसी चीज़, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं कि एक एक्शन बाइक होता है, एक्शन बाइक दिखा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, फिर एकदम से पलटी खा जाते हैं। देखा है ना? Yes. वो फिजिक्स पढ़े नहीं होते हैं, वो मतलब अजीब तरीके के लोग होते हैं, उन्होंने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी होती है। वो बस एक काम नहीं कर पाते हैं, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं करा पाते हैं, बस इसीलिए वो ढिलमिला जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, याद रखना। यार हरिओम सर ने नहीं पढ़ी है, तुम तो पढ़ लो। Recording in progress. तो ये सारी चीजें हैं। शुभांश यार तुम आते ही हंसा दिए हमको, हैं ये खुद इनके जैसे चलाते हैं। टैलेंट है। भी टैलेंट तो वाकई नो डाउट है। मतलब चलो अच्छा लगा, तुम्हारा सेंस वहाँ तक काम किया। तो बस क्या वो गलती करते हैं, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं करा पाते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, नेट टॉर्क ज़ीरो करना रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं। अब ये एक टर्म हम लोग पढ़ रहे होंगे, स्क्यू लाइंस। शुभांश, कोई एक ऐसी लाइन इमेजिन करो जो कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है फिर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में यदि मान लीजिए आपने दो लाइनें खींची, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नो सर। तो कहीं ना कहीं पीछे इनको मिलाओगे तो मीट तो करेंगे ही ना, कहीं ना कहीं तो पीछे मीट करेंगी ही करेंगी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऐसी दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, यू विल गेट अमेज। एग्जैक्टली। जैसे लेट्स से कि आप जिस घर में बैठे हुए हो उस घर के सामने जो जिस वॉल को आप फेस कर रहे हो, उस वॉल पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी। जिस वॉल को आप फेस कर रहे हो, जिस वॉल को आप फेस कर रहे हो और जिस वॉल को आपका बैक फेस कर रहा है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। जिसको आप फेस कर रहे हो उस पे मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। जिस पे आप बैठे हो उस पे, जिसको आप फेस कर रहे हो उस पे मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। जिसको आपका बैक फेस कर रहा है उस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। क्या वो दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को काटेंगी? नो सर। Those lines are called skew lines. Those lines are called skew lines. मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखाता हूँ। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यदि मैं आपको बना के दिखाऊं
ऐसा कुछ एक ऐसा प्लेन इमेजिन करिए ऐसा कुछ एक प्लेन इमेजिन करिए, एक लाइन इस प्लेन में है और एक लाइन इस प्लेन में है। आर दे पैरेलल टू ईच अदर? नो सर, नो सर, आर दे इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर? नो सर, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। दो लाइंस जो डिफरेंट प्लेन्स में हों, दो लाइंस जो डिफरेंट प्लेन्स में हों, वो कभी भी, और वो ऑब्वियसली यार आपके सामने वाली वॉल है, आपके पीछे वाली वॉल है, एक लाइन आपके सामने वाली वॉल में खींची गई, एक लाइन आपके पीछे वाली वॉल में खींची गई, दे विल नेवर इंटरसेक्ट यार। दोज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। इसकी ये पूरी 3D ज्योमेट्री है जो क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, दैट यू विल गेट टू सी देयर। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग चूंकि हमें RBD में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने स्क्यू लाइंस आपको समझा दी हैं। मैं छोटी छोटी बातें जो समझाऊंगा वो आपको आपके मॉड्यूल्स में और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका जब पलटोगे पन्ना तो मिलेगी नहीं, इस बात का याद रखना। इसीलिए मैंने कहा था कि RBD को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। छोटी छोटी बात ही RBD को टफ बनाती हैं। जैसे यही स्क्यू लाइन समझना ही टफ था, लेकिन आपने समझ लिया। अब और क्या है देखिए, और क्या बातें इसमें हो सकती हैं। अब हम टॉर्क की थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा टॉर्क की बात करेंगे कि सर इसको समझाने के लिए मैंने ये दो स्क्यू लाइन समझा दी हैं, एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में है, तो स्क्यू लाइंस आप समझ गए हो। चलिए अब हम बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट क्या होता है देखिए, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। यदि कोई फोर्स है F और इसका हमें किसी पॉइंट P के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं और लिख देते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट P इक्वल्स टू R क्रॉस F। ये तो लिख देते हैं बच्चों। ये होता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क को कैलकुलेट किया है। R पोजीशन वेक्टर होता है किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, ठीक। अब जरा और चीज देखिए, आगे चलते हैं अपने आइडिया को लेके। कोई बॉडी है हमारे पास, लेट्स से वी हैव सम बॉडी। ठीक, और उस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट P पे। ये फोर्स कैसे लग रहा है, फील हो पा रहा है? इस बॉडी के प्लेन में नहीं है, किसी एंगल पे है। समझिए जरा, इस बॉडी के प्लेन में ना होने का मतलब क्या है कि यदि ये बॉडी है तो फोर्स कुछ ऐसे निकल रहा है, ऐसे। ओके सर, फील हुई बॉडी? ये बॉडी का प्लेन है, ये बॉडी का प्लेन है और फोर्स कुछ ऐसे निकल रहा है। मैंने जानबूझ के फोर्स को इस बॉडी के प्लेन में नहीं लिया है, इस प्लेन के किसी एंगल पे लिया है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, मुझे इस O पॉइंट के अबाउट बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो अब जरा पूरा सिनेरियो समझिए कि कोई बॉडी पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट पे फोर्स मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया है। इस पॉइंट P का इस एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है डियर।
इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, लेट्स कॉल इट ए बी एक्सिस। ए बी एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ सर, है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट O इस एक्सिस पे ही एक पॉइंट है, इस पॉइंट O ये एक्सिस पे ही एक पॉइंट है, और इस एक्सिस पे पॉइंट से हमने पॉइंट P पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की को दिखा रहा है। यदि मैं पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखता हूं, आई एम गोइंग टू राइट R क्रॉस F। आई एम गोइंग टू राइट R क्रॉस F। हाँ ना बोलो यार। यस सर। अब सुनो जरा मेरी बात। R क्रॉस F एक वेक्टर क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ। दिस वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इट विल हैव अ डायरेक्शन, इट विल हैव अ डायरेक्शन। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इट विल हैव अ डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। असल में हमको इससे मतलब नहीं है, असल में हमको इससे मतलब नहीं होता है। जब हम टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, देखिए किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लिखा जाता है? वेल इनफ, गुड इनफ। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लिखा जाता है, लेकिन जब किसी एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, यहां पे हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हैं। वी वांट टू राइट टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी। वी वांट टू राइट टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी। हम एक्सिस ए बी के अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस टॉर्क का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इस एक्सिस के अलोंग हो। मतलब जब आप टॉर्क निकाल रहे होंगे, आई नीड अ कंपोनेंट अलोंग ए बी। अब आप कहोगे सर वो ए बी के अलोंग तो आएगा ही आएगा। कैसे? कैसे ए बी के अलोंग आएगा? अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन सोचें, यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन सोचें, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी सॉल्व होके आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यस सर। इसका मतलब जो टॉर्क सॉल्व होकर आएगा वो R के भी परपेंडिकुलर होगा और F के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। इसका मतलब अब जो टॉर्क है वो R के भी परपेंडिकुलर है और F के भी परपेंडिकुलर है, और R खुद इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यस सर। R खुद इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो टाउ R क्रॉस F होगा वो R के परपेंडिकुलर तो होगा, R के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन पूरा का पूरा कंपोनेंट R के परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखो मैं यहां पे फील करके दिखवाता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप फील कर पाओ इस चीज को। तो ये मैंने R वेक्टर आगे की तरफ खींच दिया, कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा आप R क्रॉस F करेंगे तो थंब कहीं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। R क्रॉस F करिए जरा। फोर्स बॉडी से नीचे निकल रहा है, पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है फोर्स, और R इस बॉडी के प्लेन में है, R इस बॉडी के प्लेन में है और फोर्स नीचे निकल रहा है। मतलब इट इज समवॉट लाइक दिस कि ये आपका पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये आपका पोजीशन वेक्टर है और फोर्स कुछ ऐसे निकल रहा है, फोर्स कुछ ऐसे निकल रहा है। ये सर टॉर्क पूरा AB के अलोंग नहीं है। हाँ, टॉर्क पूरा AB के अलोंग नहीं है। करके देख लीजिए आप, R क्रॉस B टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो AB के अलोंग नहीं आ रहा है।
इस चीज को मैं फिर से फील कराऊंगा, ये बहुत 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 बड़ी चीज है। लोगों ने इस पे IIT जो एडवांस में इस चीज समझ ही नहीं पाए कि ये इसका मतलब क्या है। और पूरी की मैं ये बता सकता हूं कि ऑल इंडिया रैंक 1 चित्रांग मुर्दिया साहब, IIT जो एडवांस के टॉपर 2014 के, उन्होंने भी ये चीज समझने में भी गलती की थी कि ये जो R क्रॉस F है, हमको R क्रॉस F से मतलब नहीं है। R क्रॉस F का वो कंपोनेंट जो AB के अलोंग है, हमको उससे मतलब होता है। R क्रॉस F जरूरी थोड़ी है कि वो AB के अलोंग आ जाए। हाँ सर, फिर से समझाता हूं एक बार। हाँ, वो किसी भी भाई, वो देखो कहीं अंदर की तरफ जा रहा है, मुझे तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि R क्रॉस F कहीं अंदर की तरफ जा रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आपने क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत दिनों तक पढ़ाया गया होगा, R क्रॉस F जो होगा, ये टॉर्क मुझे दिख रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, वो भी परपेंडिकुलर जा रहा होगा, जो R के भी परपेंडिकुलर होगा और F के भी परपेंडिकुलर होगा। मैं एक डिफरेंट इंक से समझाता हूं। ये चीज फील करना बहुत जरूरी है बच्चों कि क्या मतलब है। ये देखिए, ये बनाया मैंने, ये टॉर्क जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इट इज नॉट अलोंग AB, इट इज नॉट अलोंग, वो पूरा का पूरा AB के अलोंग नहीं है। और IIT JEE एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1 ने इस चीज को गलत समझा था। ये उसका पूरा इंटरव्यू है सर, कि R क्रॉस F, जब कभी भी आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हो, तब आपको टॉर्क का वो कंपोनेंट लेना पड़ता है जो एक्सिस के अलोंग हो। अब सर वो कैसे निकालेंगे एक्सिस के अलोंग वाला, आपने बता तो दिया, अब आप बताइए सर, हमको तो पता है कि टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है किसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये टॉर्क किसी को ये तो नहीं दिख रहा कि मैंने प्लेन में नहीं बनाया सर। यस सर, R के भी परपेंडिकुलर है और वो F के भी परपेंडिकुलर है। अब मैं समझ गया ना पूरी बात। यस सर, ये पूरी चीज बहुत ध्यान से समझना कि ये जो टॉर्क है वो R के भी परपेंडिकुलर है और F के भी परपेंडिकुलर है। कुछ अंदर की तरफ है टॉर्क, कुछ अंदर की तरफ, इस प्लेन के कुछ अंदर की तरफ है, वो किसी डायरेक्शन में है, वो आप देख नहीं पाओगे। जब मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे, R क्रॉस F करोगे, तो I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में आंसर आएगा। यस सर, ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए टॉर्क अबाउट एक्सिस AB, टॉर्क अबाउट एक्सिस AB। तो यदि मैं ये निकाल लूं एंगल बिटवीन, सर पहले मैं फोर्स को रिजॉल्व कर लूं। नहीं, वो करना नहीं। ऐसी चीजों में कभी भी फोर्स को नहीं, आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करो। पहले आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं वो करते चले जाओ। ओके सर, हाँ, हमको वी नीड दिस टॉर्क अबाउट एक्सिस AB। सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें, एंगल बिटवीन टॉर्क एंड एक्सिस AB, कि भाई यहां पे टॉर्क किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, उसका AB के साथ क्या एंगल है। मान लो वो एंगल, लेट कॉल इट थीटा, लेट कॉल इट थीटा। लेट कॉल इट थीटा। जो टॉर्क निकल के आ रहा है उसका AB के साथ क्या एंगल बन रहा है। भाई टॉर्क किसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर AB के अलोंग हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं सर। अरे यार, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जिंदाबाद। cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ AB। ये तो जिंदाबाद है। यस सर, A की जगह पे तुम लिख लो टॉर्क, B की जगह पे लिख लो अपनी एक्सिस AB, ठीक। ये आपके पास AB अपॉन मॉड ऑफ टॉर्क।
मॉड ऑफ एक्स से बी। यदि आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टॉर्क का आप वेक्टर ना लिख के यूनिट वेक्टर ले लो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर से भी आंसर आ जाएगा। ये तो आपने सीखा होगा एप्लीकेशन, तो मैंने ये भी दिखा दिया कि आप टॉर्क का ए बी के साथ एंगल कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि टॉर्क कुछ आया, लेट्स से मैंने कह दिया कि टॉर्क कुछ आया ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। ये कैसे आएगा? जब आप आर क्रॉस एफ सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। जब आर क्रॉस एफ सॉल्व करोगे, हमको ये भी पता है कि इसका यदि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो निकल आया यूनिट वेक्टर। अक्षर बताओ हाँ ना बोलो यार। यस। और मैं कह दिया कि ये जो मेरे पास ए बी एक्सिस है ये वाई एक्सिस के अलोंग है। मान लीजिए मैंने कह दिया वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जो ए बी कैप होगा वो क्या जे कैप लिख सकते हैं? यस। बस डॉट प्रोडक्ट करके थीटा सॉल्व हो जाएगा। हमको नीचे वाली वैल्यू तो 1 पता है, ये भी वैल्यू 1 पता, मॉड तो 1 ही होगा यूनिट वेक्टर्स का। यस। तो यूनिट वेक्टर्स का अगर मॉड 1 होगा तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 ही पता है। ये चाहो तो 1 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो 1 वैसे भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं टॉर्क और ए बी के बीच में। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर एंगल कैसे निकालेंगे, सिंपली आप आर क्रॉस एफ करिए, टॉर्क को इस फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि टॉर्क इस फॉर्म में आएगा ही आएगा। टॉर्क का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ए बी कैप जिसके अलोंग आपकी एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, एंगल सॉल्व हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहां से सॉल्व हो गया। अब जरा बात सुनिए, अब हमको क्या निकालना है, टॉर्क का वो कंपोनेंट जो ए बी के अलोंग है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भैया ये फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? तो आप क्या लिखते थे, फोर्स कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमको कोई कंपोनेंट लिखना है किसी के अलोंग, तो यदि उसके बीच का एंगल पता है तो बस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपोनेंट आ जाएगा। हाँ सर। सिंपल ही करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा चीजों को। तो अगर हम किसी के अलोंग कंपोनेंट लेना है तो आप उन दोनों के बीच का एंगल पता कर लीजिए। एंगल पता करके यहां बैठे हुए हो, ठीक। टॉर्क का कंपोनेंट चाहिए तो टॉर्क का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टॉर्क का कंपोनेंट हो जाएगा आर क्रॉस एफ, तो इसका तुम मैग्नीट्यूड ले लोगे इनटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड इनटू एंगल। जैसे आपने यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया और उन दोनों के बीच के एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस। हाँ सर। आपने क्या निकाल रखा है, टॉर्क और ए बी के बीच का एंगल निकाल रखा है। यस सर। तो टॉर्क और ए बी के बीच का एंगल अगर निकाल रखा है तो टॉर्क अलोंग ए बी यही हो जाएगा। ओके सर। हमको इससे मतलब है, ऑल इंडिया रैंक 1 ने गलती की थी समझने में। हमको असल में मतलब आर क्रॉस एफ के मैग्नीट्यूड से नहीं है सर। जो लोग ये लिख देते हैं ना कि सर हम इससे मतलब है, साहब आप बहुत बड़ी भूल में हैं, आपको आरबीडी का आर नहीं आता है। हमको मतलब सर इससे है, जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, हमें टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अबाउट चाहिए होता है। पॉइंट के अबाउट लिख रहा है तो वी डोंट केयर, पॉइंट के अबाउट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये चीज पॉइंट के अबाउट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये चीज पॉइंट के अबाउट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये चीज। लेकिन जब कभी भी हम एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं तो वी डोंट नीड दिस,
we need the component which is along the AB, and to calculate the component along the AB I have told you the whole damn thing. आप टॉर्क R क्रॉस F से निकाल दीजिए, R क्रॉस F से AB जो आपकी एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लीजिए, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेने के बाद डॉट प्रोडक्ट करके यहां से एंगल ले लीजिए। अब इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि हमारे पास ये फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो बताओ इस फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा? तो आप कहते हो एफ कॉस थीटा। दो चीजों के बीच का एंगल पता है, तो हमें टॉर्क का कंपोनेंट ए बी के अलोंग चाहिए, तो टॉर्क और ए बी के बीच का अगर हमें एंगल पता है तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। इससे वी डोंट नीड दिस। कॉस थीटा, आप कहोगे सर कॉस थीटा कहां से आएगा? ये देखो निकाल के बैठे हुए भाई साहब। यस सर। कि पूरी आपको बड़ी बहुत बड़ी चीज है बेटा, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है आज तक। लोगों ने इक्वेशन आर क्रॉस एफ रट रखी है, मन धड़ंग कहानियों से लगा रखा है, जैसा आंसर आ जाता है लोग वैसे ही अपने आप को सही मान लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आरबीडी अच्छी चीज है, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग गलत पढ़ाते हैं, लोग गलत पढ़ते हैं। सो वी नीड दिस, वी नीड दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज component of torque along axis of rotation बच्चों क्या समझ में आ गई पूरी बात? कैसे नोट कर लेंगे? हाँ नोट बिल्कुल कर लो यार। एंड सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो बिल्कुल। सर डिस्कस में मतलब एक दूसरी अप्रोच मेरे दिमाग में ये आई थी कि मतलब जैसे एफ जो मतलब फोर्स वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट बॉडी के प्लेन होगा, हाँ। एक परपेंडिकुलर होगा, हाँ और जो बॉडी के प्लेन में होगा उसका कुछ कंपोनेंट ही एबी के अलोंग हाँ। यदि वो पूरा का पूरा कंपोनेंट ए बी के अलोंग आ रहा है तो ले लो, नहीं आ रहा है तो फिर उसका भी कंपोनेंट, करना पड़ेगा। दैट्स इट। और उससे अच्छा है तो ये है ना कि वेक्टर अप्रोच से चलो, हाँ सर। कहीं कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने पूरी चीज वेक्टर से फॉलो की, एंगल निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, ये ज्यादा आसान है उससे। यस सर। तो मेन मुद्दा क्या है पहले ये बताओ? मुद्दा ये है कि हमें आर क्रॉस एफ से मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? आर क्रॉस एफ का वो कंपोनेंट जो किसके पैरेलल हो, किसके अलोंग हो? एक्सिस के। तो पीछे साइड लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरी साइड। माइक डिस्चार्ज हो गया। इसमें आवाज़ रोक के आती है।
हेलो 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 ठीक। जरा एक बढ़िया वीडियो बना दो यार, वीडियो बना दो बढ़िया, पढ़ाते हुए हैं, बोर्ड वोर्ड में सब बढ़िया है। तो बच्चों ये बात समझ में आपको आ गई है। अब इसके अंदर टॉर्क और ए बी के बीच का एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है। एंगल कैलकुलेट करने के बाद वी आर इंटरेस्टेड कि हम टॉर्क का वो कंपोनेंट ले जो हमारी एक्सिस के अलोंग हो, इसीलिए यहाँ पे टॉर्क का कंपोनेंट लिया गया है। हम रोटेशनल डायनामिक्स में जो भी इक्वेशंस को डिराइव कर रहे होंगे वो इस चीज़ को दिमाग में रख के कर रहे होंगे कि हमारी सारी बातें अलोंग द एक्सिस चलें। जैसे जब आप काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हो तो ओरिजिन को दिमाग में रखते हो, जब हम डायनामिक्स, वो भी रिजिड बॉडी की डायनामिक्स सॉल्व करते हैं, तो हम हर चीज़ को दिमाग में रखने के लिए एक्सिस को जरूर दिमाग में रखते हैं। हम अभी टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो एक्सिस के अबाउट, हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सिस के अबाउट, हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो किसी एक्सिस के अबाउट। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सिस के अबाउट चलती हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, वो कुछ केसेस देख लीजिए ज़रा। तो केस वन ये हो सकता है आपके पास। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि जो टॉर्क है, टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ choice of point until and unless that point is on the axis. That point is on the axis. तो टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ अ पॉइंट अंटिल एंड अनलेस दैट पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। द बिग डैम थिंग इज दिस कि यदि मैं टॉर्क अबाउट ओ कैलकुलेट करता हूं या कोई पॉइंट इस एक्सिस पे ओ डैश ले लेता हूं, तो भी टॉर्क जो ए बी के अलोंग आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज अभी हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे। मैं जब तक इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लूं, जब तक हम एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लें, तो इस चीज पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगी कि हम पॉइंट ओ इस एक्सिस पे चाहे कहीं पे भी ले लें। मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं ये चीज। इस चीज पे कोई भी पॉइंट ले लें, हम ये चीज प्रूफ करेंगे कि ओ डैश एक्सिस पे जब तक है तब तक टॉर्क का कंपोनेंट जो ए बी के अलोंग आएगा वो चेंज नहीं करेगा। क्या मैं इसको प्रूफ करूं? कर देता हूं आपके सामने सॉल्व। ये जब तक आप लिखो, ये पॉइंट आप नोट करो।
चलिए इसको प्रूव करता हूं, इस बात को अपनी प्रूव करता हूं मैं। ये फोर्स है, ये पॉइंट O था, मानते हो बच्चों? यस सर। इस चलो मैं अब इसके अबाउट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। मान लो मैं इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट P था, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ। चलो अच्छा है, इसको मैंने R कहा ही है तो इसको R ही याद रखिएगा। अब इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, इसको मैं यहाँ से, क्योंकि एक वेक्टर चाहिए होगा ना एक वेक्टर चाहिए होगा डियर। तो डियर अगर एक वेक्टर चाहिए, इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट O डैश मैं क्या लिखूंगा? टॉर्क अबाउट O डैश लिखूंगा O डैश P क्रॉस F। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब हमारा ओरिजिन ये नहीं है, अब हमारा जो हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है वो ये है। इसको आपने R कहा था, इसको आप R यहाँ लिख लो, इसको कुछ R डैश कह दो, इसको कुछ R डैश आपने कह दिया, क्योंकि अब आपका पॉइंट चेंज हो गया ना, अब आप O डैश के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो। हाँ सर। तो यदि आप O डैश के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो तो O डैश से आप एक पोजीशन वेक्टर डालोगे, ये फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, तो ये टॉर्क O डैश P क्रॉस F हो जाएगा। मानते हो इस बात को? सर यस। चलिए अब जरा देखिए, यदि ये O डैश है तो ये वाला वेक्टर क्या O डैश O हो जाएगा, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर आप ट्राइंगल रूल लगाते हैं, ट्राइंगल रूल क्या लगा देते हैं? ट्राइंगल रूल, तो O डैश O वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R डैश वेक्टर। ट्राइंगल रूल, बहुत अच्छा बात है, बहुत समझ में आ गया आपको ये चीज। तो अब आगे चलते हैं इसमें। अब ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दैट विल गिव यू दिस वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब ये है कहानी कि यदि मैं इसको यहां रखूं टॉर्क अबाउट O डैश, तो O डैश P को हमने R डैश लिखा है, तो यहां पे आई कैन राइट दिस R डैश लिख सकते हैं। R डैश की वैल्यू O डैश O क्रॉस R इंटू F हो जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। अब O डैश O क्रॉस F प्लस R क्रॉस F ये हो जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। दैट वुड बी टाउ डैश। अब हमको ये नहीं चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन द कॉम्पोनेंट विच इज अलोंग ए बी। हमें ये थोड़ी चाहिए होता था। याद करिए फटाक से, जब हम R क्रॉस F लिखे थे तो हमें ये थोड़ी चाहिए होता था। हमें क्या चाहिए होता था? टॉर्क अबाउट द एक्सिस यस सर। ए बी चाहिए होता था। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनो। यहां पे यदि आपने अच्छे से पढ़ा है वेक्टर्स तो आप समझ जाओगे। ये वाला जो टर्म है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला जो टर्म है O डैश वेक्टर, देखिए ये वाला वेक्टर है, O डैश वेक्टर ये वाला वेक्टर है, क्रॉस F, तो ये जो भी सॉल्व होके आएगा ये एक टॉर्क ही तो होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। इसको टॉर्क टाउ 1 कह देते हैं, ये कुछ एज इट इज रखते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। अब हमें क्या चाहिए? इस टाउ 1 का कंपोनेंट अलोंग ए बी। हमें क्या चाहिए? इस टाउ 1 का कंपोनेंट अलोंग ए बी और इसका भी कंपोनेंट अलोंग ए बी। चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो इसका कंपोनेंट अलोंग ए बी आएगा। यस सर। बताइए भाई, ये एक वेक्टर रिलेशन है।
वेक्टर को सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनली आंसर ये आ रहा है टाउ 1, इसको हम कुछ टाउ 1 कह रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग, इसको हम कुछ टाउ 1 कह रहे हैं, टाउ 1 प्लस आर क्रॉस एफ। लेकिन हमें इस टॉर्क का वेक्टर कंपोनेंट चाहिए अलोंग ए बी, मतलब इसका भी वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी और इसका भी वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी। यस सर। अब जरा इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, क्या इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट ए बी के अलोंग आएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? इसका जो इसको सॉल्व करने पे जो टॉर्क आएगा वो परपेंडिकुलर होगा ओ डैश के। यदि कोई चीज ओ डैश के परपेंडिकुलर है तो क्या उसका कोई कंपोनेंट ओ डैश के अलोंग आएगा? और ओ डैश तो ए बी एक्सिस है ना यार। हाँ सर। इसका मतलब इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट क्या इस एक्सिस के अलोंग आया? नहीं आया। सिर्फ किसका आएगा? आर क्रॉस एफ। इसका मतलब यदि मैं ओ डैश के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आंसर ओ डैश ओ के अलोंग लिखने पर आया था, जो आंसर ओ के अलोंग लिखने पर आया था वही कंपोनेंट ओ डैश के भी अलोंग लिखने पर आया है। नहीं समझ पाया मेरी बात? समझ गए। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकते हैं हैज नो कंपोनेंट अलोंग ओ डैश। और यदि जब कोई कंपोनेंट ओ डैश के अलोंग है ही नहीं तो ए बी के अलोंग कहां से आ जाएगा? कोई कंपोनेंट जब ओ उसके अलोंग है ही नहीं तो ए बी के अलोंग कहां से आ जाएगा भाई? यस सर। तो टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखें, टॉर्क हम किसी भी इस पॉइंट के अबाउट लिखें, जब तक कि वो पॉइंट एक्सिस पे है, जब तक वो पॉइंट एक्सिस पे है तो टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग कभी भी चेंज नहीं होता है। टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पॉइंट अंटिल एंड अनलेस दैट पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। या कंपोनेंट इसके आगे लगा लो, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अरे इससे लिखते नहीं बार बार। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग ए बी, ये जरा ऐड कर लो यार। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पॉइंट until and unless that point is on the axis। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क की बात कर रहा हूं, टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, कंपोनेंट। क्योंकि मेरी सारी की सारी कहानी किस चीज के लिए होगी? कंपोनेंट ऑफ टॉर्क के लिए होगी जो एक्सिस के अलोंग लगता है। हमारी सारी की सारी कहानी कंपोनेंट ऑफ टॉर्क के लिए होगी जो एक्सिस के अलोंग लगता है। हाँ ना बोलो यार। यस सर। इस चीज में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। कंपोनेंट ऑफ अ टॉर्क अलोंग ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पॉइंट अंटिल एंड अनलेस दैट पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। $1 मिलियन लाइन है ये। शुभांश, $1 मिलियन लाइन। in the next page the proof। अभिसार, हाँ सर। कनेक्ट कर पा रहे हो? अक्षत, यस सर। और सारे बच्चे? यस सर। चलो बढ़िया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि टॉर्क हैज़ नो कंपोनेंट टाउ 1। ये जो भी टॉर्क सॉल्व होकर आएगा उसका कोई भी कंपोनेंट ए बी के अलोंग नहीं होगा। हमें सिर्फ ए बी के अलोंग के कंपोनेंट से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चलिए अब कुछ और केसेस देखते हैं।
सब हाँ हाँ नोट कर लो। नोट हुआ भाई? चलिए अब कुछ और चीज़ें देखिए फटाक से टॉर्क में। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, ठीक, और आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया किसी पॉइंट पी पे, ठीक। अगले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स इज पैरेलल टू आर। फोर्स पैरेलल होगा आर के, तो आप क्या जानते हो, क्या जानते हो बताओ? टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो का हमने पढ़ा था ना ये चीज़। यस सर। चलो मान लो ये हमारी एक्सिस ए बी है, ठीक। तो यदि मैं टॉर्क निकालूंगा तो आर क्रॉस एफ करूंगा, और आर क्रॉस एफ इज गोइंग टू बी जीरो। अब आपको सोचो, यदि किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्या इसका कोई कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग आएगा? नहीं आएगा। जो वेक्टर खुद ही जीरो है, जो वेक्टर खुद ही जीरो है, उसका कोई कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग आएगा क्या? नहीं आएगा। जो वेक्टर खुद ही जीरो है उसका कोई कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग आएगा ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो हमको बेटा बार बार कह रहा हूं, मुझको इससे मतलब ही नहीं है यार। इसको देख के मुझे अल्टीमेटली आना इसी चीज पे है। इसको सॉल्व कर लूंगा, फिर कंपोनेंट निकालूंगा ए बी के अलॉन्ग। इस केस में क्या हुआ, ये खुद ही जीरो हो गया, और जब ये खुद ही जीरो हो गया तो फिर इसका कोई कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग आज सॉल्व होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? अगला केस, केस 3 जरा देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट केस है। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है और हमारे पास कोई एक्सिस है ए बी, ये आपके पास आर वेक्टर, ये आपके पास एफ वेक्टर। अब एफ वेक्टर इस बॉडी के प्लेन में है, इस बात का याद रहे। एफ वेक्टर इस बॉडी के प्लेन में है। मैंने ऐसे नहीं बनाया है, मैंने ऐसे नहीं बनाया है, याद रखिएगा। मैंने बॉडी के प्लेन में बनाया है, मैंने बॉडी के प्लेन में बनाया है, मैंने ऐसे नहीं बनाया है, इस बात का ख्याल रहे, ठीक। तो यदि हमें इस ए बी के अलॉन्ग टॉर्क चाहिए, अच्छा हमें पता है कि जरा हम इसको थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करें।
इसको ज़रा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि मैंने पहले भी प्रूफ करा दिया है, लेकिन फिर से प्रूफ करा रहा हूँ। ये पॉइंट ओ है, ठीक। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग थीटा। इस एंगल को कितना बोल देता हूँ? फॉर अ टाइम बीइंग थीटा। व्हाट वुड बी दिस एंगल? थीटा। थीटा, ऑब्वियसली। अब ये जो आर है और ये जो एफ है, ये बॉडी के सेम प्लेन में है कि नहीं है? यस सर। अब ये बताओ कि आर क्रॉस एफ इस एक्सिस के अलोंग आएगा, चेक करके देख लो, और नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये एक्सिस और फोर्स दोनों सेम प्लेन में है, तो आर क्रॉस एफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, और ये एक्सिस भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ सर। फील करो, फील करो जरा। ये पोजीशन वेक्टर है, बॉडी पे फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है, बॉडी पे फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है, बॉडी के प्लेन में ही फोर्स लग रहा है। यदि बॉडी के प्लेन में ही फोर्स लग रहा है तो आर क्रॉस एफ का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो आएगा। हाँ सर। जब दो वेक्टर्स किसी प्लेन में होते हैं, जरा रिवाइज करिए यहाँ पे थोड़ा वेक्टर्स मेरे साथ साथ। लेट्स से कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दो वेक्टर सेम प्लेन में हैं, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो आता है भैया। हाँ सर। तो यदि आर और एफ सेम प्लेन में है तो आर क्रॉस एफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टॉर्क अलोंग अगर ए बी लिखना है फॉर दिस केस, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे कॉस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार आर क्रॉस एफ इस प्लेन के या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। यस सर। तो आर क्रॉस एफ और इस एक्सिस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। फोर्स इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। मैं लिख देता हूं। अभिसार बताओ यार, समझ में आ रही बात? ये थोड़ा आज बड़ी चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि अब आप लोग बड़े हो गए हो ना। तो फोर्स इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। यदि फोर्स बॉडी के प्लेन में है तो यदि हम टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क जो आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि आर भी इसी प्लेन में है। भाई बॉडी के प्लेन में ही तो आर होगा यार। Yes. तो आर क्रॉस एफ इस बॉडी के प्लेन की या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। यदि ये ऊपर आता है तब भी एक्सिस के पैरेलल है, नीचे आता है तब भी एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे ही है। तो अब टॉर्क अलोंग ए बी आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। हाँ ना बोलो यार। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे दूं आर परपेंडिकुलर, क्या नाम दे दूं? हाँ, इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स कॉल इट आर परपेंडिकुलर। तो अब आप खुद सोचो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकता। यस सर। अब जरा देखो, आर साइन थीटा, क्या ये आर परपेंडिकुलर ही तो होगा? ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो दिस वुड बी आर साइन थीटा। ठीक, आई कैन राइट दिस एफ आर परपेंडिकुलर, टॉर्क अलोंग ए बी इज एफ एंड आर परपेंडिकुलर। यदि फोर्स बॉडी के प्लेन में लगता है तब टॉर्क की वैल्यू ये होती है। यदि फोर्स बॉडी के प्लेन में लगता है तब टॉर्क की वैल्यू ये आती है।
नहीं समझ में आया क्या ये चीज़? आ गई। तो नोट करते जाओ, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ टॉर्क के बारे में। यदि आपने इतनी बातें हमारी सुन के समझ ली तो फिर आप जान लीजिए रोटेशनल डायनामिक्स के आप बादशाह हो जाएंगे, बेताज बादशाह। लोगों ने ये फॉर्मूला रट रखा है, मतलब रट रखा है जेन्युइनली। ये फॉर्मूला यहां पे सही जानते हो क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि फोर्स बॉडी के प्लेन में ही था। यदि फोर्स बॉडी के प्लेन के किसी और एंगल पे होता तबाही मच जाती इस फॉर्मूले में। भाई बताओ इतनी बात क्लियर है? Yes, sir, clear. अच्छा ये एक चीज जरा सोचो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या हम इनको स्क्यू लाइंस कह सकते हैं? हाँ सर। टू नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, हाँ सर। टू नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग इन केस ऑफ स्क्यू इन केस। अच्छा अब अक्षत तुम्हारी बात यहां पे ट्रू हो जाएगी। तुम चाहो तो यहां पे फोर्स के कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो। एक फोर्स का कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक फोर्स का कंपोनेंट कुछ ये आ जाएगा, जो कि इस आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस सर। यहां पे तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। जब फोर्स बॉडी के प्लेन में होता है तब तुम फोर्स के कंपोनेंट लेके कर सकते हो सॉल्व। सर वहाँ पे भी तो ट्रू ही रहेगी। हाँ ट्रू रहेगी, लेकिन वहां पे बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार, कैसे निकालोगे सब? लंबा प्रोसीजर है। बहुत बेकार हो जाएगा फिर। यस सर। तो यदि आप चाहो तो फोर्स को देखो रिजॉल्व कर लो। यहाँ पे जरा एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं चाहूँ तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ। फोर्स का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। अब मैं किसी लड़की से जवाब चाहता हूँ। ब्रांच। शुभांश, शुभांश तुम्हें, चलिए मैं किसी लड़की से जवाब चाहता हूँ एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा, कौन सा कंपोनेंट टॉर्क नहीं देगा। कोई लड़की जवाब दे। मनस्वी जी है क्या? मनस्वी जी जवाब दीजिए। इस एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दो कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा? एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा क्यों नहीं देगा? Why not f cos theta? बोलिए। Why not f sin f cos theta will give? बोलो भाई। बाकी बच्चे बताएं। मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा टॉर्क का। किसका? टॉर्क। किस टॉर्क? भैया पागल हो क्या? कौन से कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा? नाम बताओ। एफ कॉस थीटा वाले का। एफ कॉस थीटा वाले का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो फोर्स इस पॉइंट से ही देखो पास कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन में वही चीज ना मैंने सिखाया था यार। अब इतना समय थोड़ी लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए बेटा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो एफ कॉस थीटा वाली है वो इस ओ से पास कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आप चाहो तो फोर्स का कंपोनेंट लेके भी समझ सकते हो
इस केस में सिर्फ जो कंपोनेंट फॉर टॉर्क देगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा होगा। तो टॉर्क का कंपोनेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ साइन थीटा इंटू आर, क्योंकि ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। तो एफ क्रॉस आर जब आप करोगे तो ये मोमेंट, ये आपका टॉर्क ए बी के अलॉन्ग आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने टॉर्क के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी टॉर्क के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। किसी को डाउट हो यहाँ तक पूछ लो। चलिए आगे देखिए। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। यदि मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम and another one is रोटेशनल। ठीक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो लिया जाएगा, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में ज़ीरो लिया जाएगा। यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स एक्स में भी ज़ीरो लिया जाएगा और नेट फोर्स वाई में भी ज़ीरो लिया जाएगा। और यदि आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है तो नेट टॉर्क को ज़ीरो होना पड़ेगा, नेट टॉर्क को ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक, नेट टॉर्क को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ज़ीरो होना पड़ेगा। ये दो बातें ज़रूरी होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। यदि मैं किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहता हूँ until and unless I am solving न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करता था। लेकिन जब मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई कर रहा होऊंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? यस सर। बच्चों मैं इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहता था। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडें ऐड कर लेता हूँ इस पर ज़रा बाद में आता हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अगेन अ $1 million लाइन, $1 million लाइन। टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस is always 0. Torque of internal forces is always 0. इसका कोई मतलब समझाएगा हमको हिंदी में? इसका हिंदी मतलब क्या है? इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है। हाँ, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है। ये सुन के थोड़ा आप अचंभित नहीं हुए? क्या आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं? भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे तुम टॉर्क प्रूफ कर दोगे यार अभिसार? अभिसार लगता है CH3OH की मात्रा ज़्यादा हो गई आज। घर पे हो इसलिए? नहीं, वो तो बाहर मिल गया ना, सस्ता मिल गया, सस्ता मिल गया। आज सस्ता मिल गया, सही कह रहे हो। आज सस्ता मिल गया अभिसार। हाँ सैनिटाइजर पी गया। हाँ शायद यही हुआ होगा। तो डू यू वांट टू सी द प्रूफ? यस सर। ओके देन हियर वी गो। देखिए मैं आपको रोटेशन बहुत मतलब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब हर चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप भूल जाइए, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप भूल जाइए, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रोटेशन को फील कर पाएँ कि सर ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो पूरी तरीके से ट्रू हैं। और ये सब डेरिवेशंस जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे फॉर अ लॉन्गर टर्म।
देखिए यदि आपने रोटेशन को यहाँ पे बढ़िया से सीख लिया तो आपको जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रोटेशनल मैकेनिक्स के होंगे सब आपको एकदम ईजी लगेंगे। यहाँ पे बेसिक्स डेवलप होते हैं हर चीज़ के, और ये थोड़ा हाई लेवल बेसिक्स है। तो मैंने ये लिखवाया कि टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ऑन हेयर वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ। हर चीज़ प्रूफ के साथ ही मांगा करिए, ठीक। प्रूफ तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, कोई भी बॉडी है। इस बॉडी में दो पार्टिकल्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, म्यूचुअली दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कोई दिक्कत? अरे रुको तो, ये कहाँ प्रूफ हो गया अभी बताओ? टॉर्क जीरो प्रूफ करना है ना, फोर्स थोड़ी जीरो प्रूफ करना है। अरे अभी सार समझ रहे हो? थोड़ा हैंगओवर से बाहर आओ। मान लीजिए किसी पॉइंट ओ के अबाउट मैं टॉर्क लिखना चाहता हूं इन फोर्सेस का। इसको क्या लेते हैं आर ए, इसको क्या लेते हैं आर बी। वॉट इज आर ए एंड आर बी? आर ए इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ ए बी, and RB is a point of application, position vector of a point of application of force BA, force BA। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। तो हमने ये कह दिया कि ये आ रहे हैं, हाँ ठीक है। हमने ये मान लिया कि किसी पॉइंट O के अबाउट हम फोर्स कैलकुलेट, हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट ओ, ए बी पे अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क ऑन ए, टॉर्क ऑन ए क्या हो जाएगा? आर ए क्रॉस एफ ए बी, यही हो जाएगा ना? यस सर। टॉर्क ऑन बी, that would be RB cross FBA. Yes sir। So total torque would be torque on torque A and torque B, हाँ ना बोलो यार? यस सर। ये हो जाएगा। टॉर्क ए आपने लिखा है आर ए क्रॉस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस टॉर्क बी आपने लिखा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, हाँ ना बोलो यार? हाँ सर। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी डू नो दैट एफ ए बी इज माइनस ऑफ एफ बी ए। यस सर। We do know that, and if we do know that, what we are going to get is this. मैं नेट टॉर्क निकाल रहा हूं। तो F जहां जहां ए बी है वहां पे माइनस एफ बी ए लिख लिया जाए, कोई दिक्कत? ए बी आर बी इंटू एफ बी ए, दोनों में एफ बी ए कॉमन है क्या? यस सर। यदि एफ बी ए कॉमन है देन क्या मैं इस चीज को कॉमन लेके आर बी माइनस आर ए लिख सकता हूं? हाँ सर। यस सर। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब जरा एक चीज़ सोचिए, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए क्या यही वेक्टर होगा? यस सर। आर बी माइनस आर ए क्या यही वेक्टर होगा बी को ए से जोड़ने वाला? हाँ सर, ये होगा। यही होगा, पक्का यही होगा। ये ओ है, ये आर ए वेक्टर है, ये पॉइंट बी है, ये आर बी वेक्टर है, तो बी को ए से जोड़ने वाला वेक्टर ही तो आर बी माइनस आर ए वेक्टर होता है। वेक्टर तो यार 2 महीने पढ़े हो यार, ऐसे तो मत करो यार। बी को ए से जोड़ने वाला वेक्टर ही आर बी माइनस आर ए वेक्टर होता है। अब आप खुद सोचिए, ये चीज इधर की तरफ है और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है कि नहीं है? यस सर। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? 0। अभिसार हैंगओवर उतरा? हाँ सर, चलो। उतर गया ना? दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। इसका मतलब नेट टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स कितना हुआ? 0। अब आपको ये प्रूफ थोड़ी याद रखना है, आपको रिजल्ट याद रखना है। यू डोंट हैव टू, मैं तो खूब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे पढ़ाता हूँ आरबीडी, जैसे मैं जनरली आरबीडी पढ़ाता हूँ मैं तो एकदम ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ प्रूफ के साथ। इतना प्रूफ कहीं देखने को नहीं मिलेगा सर आपको। आरबीडी शुरू, एक इक्वेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखा, क्वेश्चन कराया, खत्म। यहाँ पे ऐसे प्रूफ थोड़ी बताए जाएंगे कि सर देखिए ये प्रूफ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, टॉर्क 0 क्यों होता है वो भी प्रूफ दिखा दिया। अभी सर कह रहे न्यूटन की थर्ड लॉ से प्रूफ 0 हो जाता है। आधी जगह तो वही लगाया। आधी जगह? अरे एक ही जगह लगाया भैया, बाकी तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाया है यहाँ पे। हाँ सर, ओके। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आगे बढ़ें आप। शुभांश बेटे आगे बढ़े। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट तो बिल्कुल कर लीजिए सब चीज़ें, कहीं प्रूफ आपको दिखेगा नहीं है सब। ओके चलो अब आगे चलते हैं। हाँ तो हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब इस इक्विलिब्रियम की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। पहले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देख ले।
बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अरे शुभांश, कभी साइकिल से घूमने पार्क में गए हो? यस सर। कभी तुमने ये भी किया होगा, देखो जैसे मान लीजिए शुभांश ने क्या किया, अपनी साइकिल को पार्क में गए, इन्होंने थोड़ा स्टंटबाजी करने के चक्कर में साइकिल को थीटा एंगल झुका दिया। तो शुभांश अब इस सर्कल के रेडियस के ट्रैक पे आ गए हैं जो मैंने ऊपर बनाया है। शुभांश जी अब इस सर्कल के रेडियस के ट्रैक पे आ गए हैं जो ऊपर बना हुआ है। इस सर्कल के रेडियस के ट्रैक में मान लीजिए आ गए। अब दो तीन बातें हैं, देखिए क्या बातें हैं। ये शुभांश की साइकिल का पहिया है, ठीक, ये शुभांश जी की साइकिल का पहिया है। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। वर्टिकल लाइन इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि वर्टिकल से ये कुछ एंगल बना रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वर्टिकल से कुछ एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं। इनकी साइकिल का पहिया वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है और इनकी साइकिल एक सर्कुलर ट्रैक के रेडियस में जा रही है। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हमने मान लिया आर है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं, ठीक है। अब दो तीन बातें ज़रा समझिए यहाँ पे। यहाँ पे मोशन कैसे विजुलाइज किया जाता है ज़रा देखिए। यदि मैंने एक ऐसे एक्सिस एज्यूम कर ली, मान लो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मान लो मेरे पास कुछ एक्स एक्सिस है। तो शुभांश जब इस सर्कुलर रेडियस के ट्रैक में आएंगे तो क्या ये एक्सिस घूमेगी? ये पूरा का पूरा प्लेन घूम रहा होगा, फील करो। यस सर। ये साइकिल का पहिया जब सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होगा तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये भी तो ओमेगा से घूम रहा होगा। यस। ये पूरा ओमेगा से घूम रहा होगा। ठीक। शुभांश और साइकिल का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं मैंने यहां मान लिया, बहुत नजदीक, जो कि आर रेडियस के सर्कल में जा रहा है। लगभग हम यही मानेंगे कि ये सारे के सारे आर रेडियस के सर्कल में ही जा रहे हैं, ठीक। तो इनका और साइकिल का कंबाइन सेंटर ऑफ मास कुछ रोड से ऊपर है, ठीक है ना, और वो आर रेडियस के सर्कल में जा रहे हैं, ठीक। अब यदि मान लो ये जो घूमता हुआ प्लेन है, ये जो एक्स वाई घूमता हुआ प्लेन है, ये जो प्लेन रोटेट कर रहा है, इस प्लेन पे मैंने किसी को बिठा दिया, उस घूमते हुए प्लेन पे किसी को बिठा दिया,
तो क्या उसको सुभाष जी चलते हुए दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। जैसे यदि हम एक डेस्क मान लें और एक बंदे को यहाँ बिठा दें और एक बंदे को यहाँ बिठा दें और ये डिस्क चलने लगे, ये डिस्क चलने लगे, तो क्या ये बंदा रोटेट करेगा डिस्क के साथ साथ? क्या ये बंदा भी डिस्क के साथ रोटेट करेगा? क्या ये इसको चलते हुए देखेगा? नहीं देखिए। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये किस में रहेगा? रेस्ट में। मैंने किया क्या, मैंने अपनी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस को, ये जो मेरी वाई और एक्स एक्सिस घूम रही थी वो तो कोई ऑब्जर्वर जो अर्थ पे था उसके रिस्पेक्ट में घूम रही थी ना। अब मैंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वर को इस एक्स और वाई एक्सिस से अटैच कर दिया है, फिक्स कर दिया है, जो कि रोटेट कर रही है। मैंने क्या किया है, अब अपने ऑब्जर्वर को एक्स और वाई एक्सिस से चिपका दिया है कि अगर एक्सिस घूमेगी तो तुम भी घूमोगे जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। नहीं, जब तक क्या, वो क्या डायलॉग था? जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे। हाँ, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे इनकी सांसें चलेंगी। ठीक, तो जब तक एक्सिस घूमेगी हमारा ऑब्जर्वर घूमेगा। ठीक, और आपने तो मूवी देखी थी कोई? क्या चीज? आपने तो शोले भी नहीं देखी थी? अरे सर, तो ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, तो नहीं खिला रहा था। क्लिप्स तो आती रहती है ना यार। अबे यार, अब से यार ऐसे मत करो यार, मतलब अब मैं भी क्लिप्स देख लेता हूँ, मैं भी कभी भी कुछ स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर नीचे। ओके सर। ये तो बड़ा फेमस डायलॉग है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाना पड़ता है। अब देखो तुम लोग रिलेट कर लिए कि जब तक डांस होगा तब तक सांसें चलेंगी, जब तक एक्सिस घूमेगी तब तक ऑब्जर्वर चिपका रहेगा। तो ये साथ साथ एक्सिस के घूमेगा नहीं घूमेगा बताओ? हाँ सर। ये बंदा भी साथ साथ घूम रहा है, ये भी साथ साथ घूम रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये किसमें है? रेस्ट में है ना। और हमेशा याद रखो, रोटेटिंग एक्सिस हमेशा एक्सेलरेटेड होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और वहां पे कौन सा फोर्स आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? यदि मैं इस चिपके हुए ऑब्जर्वर जो कि मेरी एक्सिस से चिपका हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा तो मैं इस पे एक आउटवर्डली अवे फोर्स लगाऊंगा और इसके पैरों का फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा और वो आउटवर्डली अवे फोर्स जो कि क्या होता है? mr⍵², वो किससे बैलेंस हो जाएगा? इसके पैरों के फ्रिक्शन से। याद आ रहा है कुछ? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यदि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसके पैरों का फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तो F की वैल्यू mr⍵² के बराबर आ जाएगी, है ना। हाँ सर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हम किसी रोटेटिंग एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर को देखते हैं तो उस पर हम एक आउटवर्डली अवे फोर्स लगाते हैं जो कि कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। और इसकी वैल्यू होती है mr⍵²। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे हमने अपने ऑब्जर्वर को एक्सिस से चिपका दिया, अपने ऑब्जर्वर को एक्सिस से लटक गया, एक्सिस पे ये लटक गया ना। ये शुभांशी है क्या? सर मैं साइकिल चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शुभा साइकिल चला रहा है। तो भाई अब ये रोटेटिंग आपका एक फ्रेम है। जब आप किसी भी चीज़ को रोटेटिंग फ्रेम से देखते हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हो। अब मैं साइकिल की FBD बनाने जा रहा हूँ। देखो ये साइकिल का मान लो हैंडल है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है। यदि ये ज़मीन है तो ये ज़मीन से मिलने वाला इसको नॉर्मल फोर्स होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। हाँ सर। ये साइकिल का पहिया अर्थ के कांटेक्ट में है तो क्या यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? लगेगा। एक आप चूंकि रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हो तो इसका रोटेटिंग फ्रेम से देखने के लिए सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा mr⍵²। हाँ ना बोलो यार? लगेगा। लगेगा ना। फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है सारी बातें। अब देखिए mr⍵² सेंटर ऑफ मास से पास होता है और ये जो mg है ये नीचे की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? बताओ।
तो लगेगा। एक mg कंबाइंड है किसका, सेंटर ऑफ सॉरी साइकिल का और शुभांश जी का कंबाइंड मास है जो कि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ठीक, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि टॉर्क बैलेंस रहे। यदि टॉर्क आपने यदि सिर्फ इसमें, अब देखिए इसमें इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करना है। यदि हमको इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करना है तो हम वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। क्या सिर्फ उतना करने से काम बन जाएगा? नहीं, हमें टॉर्क को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हमको टॉर्क को भी बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे अब टॉर्क भी तो लगेगा, और टॉर्क कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं पिछली क्लास में। हाँ ना, बोलो यार। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते वक्त समेशन एफ एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते वक्त समेशन एफ एक्स को 0 पुट करेंगे। जब समेशन एफ एक्स को 0 पुट करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? एफ के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम समेशन एफ वाई भी 0 के बराबर पुट करेंगे। यदि समेशन एफ वाई 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एम जी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। अब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहो, किसके अबाउट निकालना पसंद करोगे? पॉइंट ए के अबाउट? पॉइंट ए के अबाउट निकालना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए के अबाउट निकालोगे तो ये नॉर्मल और इस एफ का टॉर्क आपस में क्या कर जाएगा? कैंसिल कर जाएगा ना। या चलो तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल लो। चलो आओ, अब यहां पे गौर करो सब लोग। यदि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेंगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो, हाँ, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लेते ही दो फोर्सेस का टॉर्क 0 हो गया। कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल और वो mg का, क्योंकि दोनों फोर्सेस वहीं से तो पास कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस वहीं से तो पास कर रहे हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम जी वहीं से पास कर रहे हैं। ठीक, अब एक बचा है नॉर्मल, और यदि ये डिस्टेंस l/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं मिड में होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान के चल रहे हैं, या अगर नहीं मान के चल रहे हो तो कुछ भी ले लो यार, सी पॉइंट ले लो यार, सी पॉइंट ले लो, इसको सी पॉइंट ले लेते हैं। तो यदि ये AC डिस्टेंस है, यदि ये AC डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस है, ठीक है, तो AC का कंपोनेंट इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर यही तो होगा ना भाई। ये नॉर्मल फोर्स है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही वाला तो होगा। ये AC, ये थीटा, तो दैट वुड बी AC साइन थीटा। हाँ सर। तो N इंटू AC साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? N इंटू AC साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? इसको इधर की तरफ सेल्स में घुमाएगा एंड क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू, अब यहां पे आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करें। यदि आप यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू, यदि ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहा होगा? हाँ सर। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू AC cos थीटा। यस सर। हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं पता थी तो हमने AC मान लिया। किसी ने कोई कह सकता है कि सर हो सकता है कि शायद साइकिल का वेट शुभांश के वेट से ज़्यादा हो सर, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं होगा सर।
अरे हमने कहाँ कहाँ L/2 पे है, AC पे कहा है हमने? नहीं समझ में आई बात ये? आगे भाई हमारे पास ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन का फोर्स है, तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। अगर ये AC है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? AC cos थीटा हो जाएगी ना। हाँ सर। और ये हमारे पास नॉर्मल है, इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो वी वांट दिस डिस्टेंस। यदि ये AC है तो ये AC sin थीटा हो जाएगा। यस सर। That means AC got cancelled out. Yes? यस सर। From here onwards we can say कि tan theta equals to F by N. tan theta F by N हो जाएगा ना। यस सर। अब यार यहाँ पे F by N की वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, पैसा हजम। tan थीटा F की वैल्यू कितनी है? mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन N की वैल्यू कितनी है? mg है। कट गया? यस सर। tan थीटा इक्वल्स टू बी, ये क्या लिख सकते हो इसको? v स्क्वायर बाई आर जी। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस सर आगे। हाँ सर याद है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू v बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आया, यही हमारा फाइनल आंसर। तो वही सर्कुलर मोशन में भी एग्जैक्टली। बैंकिंग ऑफ रोड्स याद करिए। यस हाँ सर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच बदल गया। यहाँ पे हमने क्या किया? टॉर्क वर्क बैलेंस किया सब। यहाँ पे हमने क्या किया? थोड़ा टॉर्क वर्क बैलेंस किया, थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। फिर अगर रोड्स बैंड होती तब चेंज हो जाता। तब कुछ और चीज़ें होती, तब कुछ और एंगल सामने आते, तब थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन बैंकिंग की ज़रूरत ही क्या है, वो तो खुद ही अपने आप को बैंक कर लिया। देखो यहाँ पे। अलग है सर, ठीक है। तो क्या आज की पूरी क्लास को मैं समझूं कि आपको समझ में आई है आगे पूरी तरीके से? यस। तो अब ये स्टेप्स मत भूलिएगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करने के ये स्टेप्स मत भूलिएगा, और ये नेट टॉर्क। बस रोटेशन के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। रोटेशन के तीनों प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, यस सर। तो आज की क्लास यहीं पे रोक दी जाए। यस चलो, टॉर्क हम लोगों ने आज टॉर्क देख लिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने आज इक्विलिब्रियम देख लिया। अब अगली क्लास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के बाद एक ऐसी इक्वेशन पे आएंगे जो ऑलमोस्ट बाप ऑफ ऑल इक्वेशंस है, ठीक। तो पहले ये बताओ, टॉर्क के बारे में हर चीज़ क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर होगी सर। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, यू ऑल कैन लीव नाउ।